मेरे व्यक्तिगत स्टेटमेंट हैं, जो मेरे रिसर्च है या हम लोग काम करते हैं। तो बालेंद्र शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। आप भले व्यक्तिगत कह रहे हैं, लेकिन दर्शक बहुत गंभीरता से लेंगे इसको। आप बालेंद्र शाह का नाम ले रहे हैं कि वो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जी मैम, दुनिया में अगर सेफ रहना है तो ताकतवर बनो मैम। ताकतवर के लिए दुनिया में कोई लॉ नहीं लगते हैं मैम। नेपाल में भी ऐसी प्लानिंग हुई थी। आपने नेपाल को लेकर एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया था कि वहां सरकार गिर जाएगी, वहां सरकार गिर गई। आप कह रहे हैं बांग्लादेश में तारिक रहमान पीएम बनेंगे, आप कह रहे हैं बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी होगी। तो ये प्रेडिक्शन हम मान के चल रहे हैं कि सच होने वाला है, क्योंकि लकी बिश जो बोलते हैं वो होता है। नेपाल के बारे में बताइए, नेपाल आप गए थे जब सरकार गिर रही थी वहां। रीजन क्या है? देखो, वो सरकार किसकी थी मैम? वो चाइना की गवर्नमेंट थी। देखो, ओली चाइना एक समर्थन था। एक्चुअली क्या हुआ मैम, मैंने उनकी कुछ चीजें रिवील करी थी। अगर आप देखो तो मैंने उनकी बहुत सारी चीजें रिवील करी थी कि कैसे उन्होंने बुद्धा एयरपोर्ट बनाने के लिए कैसे चाइना से फंड लिया, कैसे उस फंडों का दूसरी जगह यूज किया, कैसे उन्होंने वीजा कांड किया चाइना के अंदर, कैसे चाइना के अंदर केपी ओली पूरे चाइना मतलब पूरे नेपाल को एक चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। और लोगों ने क्या किया मैम, लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, लोगों ने उस गवर्नमेंट को गिराया। देखो, गवर्नमेंट तो वहीं के लोगों ने गिराई है ना, पब्लिक को पसंद नहीं आई गवर्नमेंट। जेएनजी को आप बहुत पसंद आते हैं मैम, वहाँ के अच्छा यूथ है मैम, नेपाल का यूथ है मैम। आज भी अगर एक चीज मैं बताऊं, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ लोग नेपाल के हमसे थोड़े से नाराज है। कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, कुछ वो क्यों है मैम, ये भी मैं बहुत सारे लोग नेपाल के क्वेश्चन पूछते हैं। भाई देखो कि वो कहते हैं कि हमने नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र को खत्म किया, ये लोगों का आरोप है। भाई हमने नहीं किया, आप पिछले गवर्नमेंट की बात मत करो। जब हुआ, जिसने भी वहां कम्युनिस्ट लाया, हम तो हमारी तो बात हिंदू राष्ट्र की करती है ना मैम, गवर्नमेंट हमारे तो करते हैं ना। तो यार जो हम अपने देश में कर रहे हैं तो आपका क्यों हटाएंगे? आप उस नफरत को खत्म करो। आप पहले की नफरत को खत्म करो, 15-20 साल पहले की नफरत को खत्म करो, जिसने आपके वहां से हिंदू राष्ट्र को खत्म करने की कोशिश करे, जिसने मैम एक्चुअली नेपाल को क्या लगा कि एक गवर्नमेंट थी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट थी जिसने नेपाल के साथ जानबूझ के संबंध खराब करे। हिंदुस्तान और नेपाल का क्या किया, रास्ते को ब्लॉक किया गया, उनके यहाँ पर आने में बैन किया गया, उनको पेट्रोल देना बंद किया गया। तब पहली बार क्या हुआ, ये ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था, उसको चीन के करीब गए मैम। ये पिछली गवर्नमेंट का वो था मकसद कि कैसे भी करके नेपाल से हिंदू राष्ट्र को खत्म करना, कैसे भी करके नेपाल को क्या करें, हिंदुस्तान से दूरियां बनाना। तब नेपाल को पहली बार समझ में आया, यार हम तो 1950 से लेकर हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो मतलब भाई बहन भाई दोस्त का रिश्ता था हिंदुस्तान के साथ, तो हमने तो दूसरा ऑप्शन खोला ही नहीं। तब वो चाइना के करीब गए मैम। तो आज भी नेपाल के कुछ एक लोगों का तो ये कह रहे हैं हमारी पूर्ववर्ती सरकार, जो पहले की सरकार थी, उनकी गलतियों की वजह से नेपाल हमसे दूर गया। उनकी गलतियों की वजह से नेपाल हमसे दूर गया मैम। तो मैं यही कहूं कि आज भी नेपाल चाहता है कि हिंदू राष्ट्र है, हम हमेशा सपोर्ट में है मैम। लेकिन आप कुछ पिछली लोगों की वजह से हमसे नाराज हो रहे हो, हमारे से नाराज चल रहे हैं नेपाल के कुछ एक कि तुमने माओवाद को बढ़ाया, तुमने ये किया, तुमने रास्तों को ब्लॉक किया, तुमने हमारे हिंदू राष्ट्र को खत्म किया। हमने नहीं किया भाई, जिन्होंने हमारे देश को भी बड़ा अंधकार में ढाला उन्होंने तुम्हें भी किया। काफी गुस्सा भी देखा गया था जब ये जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था, तो हमारे जो कई मीडिया कर्मी भी गए थे वहां, उन पर गुस्सा निकला मैम उन पर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई कि जितने नाराज तुम थे उतने नाराज हम भी हैं। तो आप कितने दिन नेपाल में रहे थे उस दौरान जब ये सरकार गिरी थी नेपाल में? नहीं मैम, जब सरकार गिरी तब मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी मैम, मैं क्या करूंगा वहां जाके। पहले सारा काम करके आ चुके। नहीं मैम, मैं नेपाल के देखो मैम, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। मैंने सिर्फ उन्हें बोला कि ऐसा होने वाला है करके, और मेरा फर्ज बनता है मैम अपने दोस्तों को बताना, अपने भाई लोगों को बताना कि भाई ये सिचुएशन है, ये चीज है। मैम अगर सपोज करो अगर मेरा कोई दोस्त है किसी घर में रहता है, यार मैं बोलूंगा यहाँ भूकंप आने वाला है तो देख ले थोड़ा सा, तो मेरा फर्ज बनता है ना अपने दोस्तों को सेव करना, पूरे राष्ट्र को सेव करना कि यार आपको इससे नुकसान हो सकता है। लकी बिश जी, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये बता दीजिए आप कि नेपाल का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? कौन अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और कौन ऐसा शख्स होगा जो चाहेगा कि भारत के साथ उसके संबंध पहले जैसे बहाल हो जाएं? मैम देखिए, अभी नेपाल बहुत शांत, अच्छा, उस प्रोटेक्ट्स के बाद आप देख सकते हैं नेपाल के अंदर कितनी शांति हुई है, और लोगों को समझ में आ गया, लोगों को एक चीज समझ में आ गया नेपाल के कि करप्शन नहीं चलेगा हमारे देश के अंदर। तो जब भी 5 मार्च को इलेक्शन होंगे, तो जहां तक है, ये मेरा व्यक्तिगत है भाई कि इसमें ये नहीं बोलना, मेरे व्यक्तिगत स्टेटमेंट हैं, जो मेरे रिसर्च है या हम लोग काम करते हैं। तो बालेंद्र शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। आप भले व्यक्तिगत कह रहे हैं, लेकिन दर्शक बहुत गंभीरता से लेंगे इसको। आप बालेंद्र शाह का नाम ले रहे हैं कि वो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जी मैम, और शायद रवि
वहाँ के अगले होम मिनिस्टर होंगे और वो एक अच्छा लोकतंत्र लाने की कोशिश बालेंद्र करेंगे। शाह का नाम उस समय आया था काफी चर्चा में, जी जब मैम। ये प्रोटेस्ट हुआ था और सरकार गिरी थी, जी तो मैम। उस समय बालेंद्र शाह क्यों नहीं पीएम बन पाए? मैम एक्चुअली क्या वजह थी? नहीं मैम, पीएम बनना बालेंद्र शाह के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है ना मैम। हाँ। जनता किसको चुनेगी? ऐसे तो हमारे देश में भी हर आदमी चाहता हो प्रधान से लेकर विधायक या एमपी बन जाए। उस समय उनके नाम की काफी चर्चा थी और पहली पसंद बनकर उभरे थे वो। नहीं, पब्लिक क्या चाह रही है, मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ मैम, कि इस टाइम नेपाल की जनता किसको प्रधानमंत्री बनाएगी। मैंने सिर्फ वो बोला है कि नेपाल की जनता अभी जो 5 मार्च को जो इलेक्शन होंगे, उस 5 मार्च में बालेंद्र शाह को वहां का प्रधानमंत्री बनाएंगे वो लोग। तो काठमांडू के मेयर के तौर पर बालेंद्र शाह काफी पहले से पॉपुलर थे, तो क्या अभी इस दौरान जो प्रोटेस्ट के बाद से और अभी तक में उन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है? मैम देखिए, अभी आपने इनका गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के साथ, आपने देखा होगा, युवाओं की पार्टी है। इस पार्टी के लिए मैंने पहले भी बोला है, अगर आप मेरी पहले भी नेपाल की सरकार गिरने से 2 महीने पहले मैंने इस पार्टी का जिक्र किया था। तो इस पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ है। शायद आप 2, 4, 5 दिन के अंदर ही, शायद अभी ये खबर कहीं भी नहीं है, शायद एक हफ्ते के अंदर एक न्यूज़ शायद दुनिया पर आएगी कि बालेंद्र शाह ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहीं से आप देख लेना। ब्रेकिंग न्यूज टाइम्स नाउ भारत डिजिटल पर लकी बिष्ट जी बता रहे हैं कि बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं उसके पद से इस्तीफा देने वाले हैं और वे जल्दी ही नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसा कि लकी बिष्ट जी कह रहे हैं। नया साल है और हम अक्सर ज्योतिष से बात करते हैं कि नए साल पर आप प्रेडिक्शन कीजिए, बताइए हमारी राशि में क्या है। तो बालेंद्र शाह यदि लकी बिष्ट साहब से मिल लेते तो शायद उनको बहुत सारी चीजें पता चल जाती। पाकिस्तान की भी कर ही लो मैम। हाँ। वैसे तो पाकिस्तान देख ही रहे हो आप क्या हाल चल रहे हैं पाकिस्तान के। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसके जो कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया पाकिस्तान का। जी मैम। तो क्या इसको आए दिन मुनीर कुछ ना कुछ वहां से आपने सुना कि वो हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, ये जो बेवजह की जो बातें हैं और ये जो झूठे जो कहते हैं ना अपना दिखाना कि बड़बोलापन कि हमने भारत का ये गिरा दिया वो गिरा दिया, इतना झूठ क्यों बोलता है मुनीर? हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो कहेगा यार आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि जब ये पॉडकास्ट लोग देख रहे होंगे, आज से 8-9 दिन पहले का एक वीडियो चेक करना, आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो इतने पॉपुलर हैं और वो कितने ब्रेव हैं। आज से 12 दिन 15 दिन पहले क्या होता है कि ब्रिटेन के पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर कुछ लोग धरना देते हैं, उसमें से एक औरत सिर्फ एक चीज बोलती है मैम, उस क्लिप को दोबारा सुनना। एक औरत बोलती है कि जैसे ज़ियाउल हक को प्लेन क्रैश में मारा, तुझे किसी दिन कोई कार धमाके में मारेगा। और बहादुर मतलब फील्ड मार्शल और नवाब शरीफ मैम, ये दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने चीफ ऑफ मतलब फील्ड मार्शल के लिए कहता सिक्योरिटी दे दो ब्रिटेन को। अब मैम जो ब्रिटेन से सिक्योरिटी मांग रहा है, हिस्ट्री में आपने कभी कोई ऐसा देश देखा है जो अपने जनरल के लिए कहता है कि मेरे जनरल को खतरा है, तुम सिक्योरिटी दे दो मैम? तो अब किस ऑपरेशन सिंदूर की बात हम बाद में करें, वो एक औरत की धमकी भी नहीं है मैम, एक औरत के नारे से उसकी हालत खराब हो गई मैम। कई बद्दुआएं हैं उनकी, तो बद्दुआओं से दिमाग खराब हो गया। तो ये देखिए ना मैम, एक डर देखो आप। और अभी अमेरिका का दौरा है उनका, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि दौरे को भी बता नहीं रहे। शायद आपको 10-12 दिन के अंदर खबर मिलेगी कि आशिम मुनीर अमेरिका के दौरे में गए हैं करके। ये तो मुझे लग रहा है ये तीसरी, चौथी, 5वीं बार जाएंगे शायद। वो बार-बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो बार-बार अमेरिका दौड़ रहे हैं। फिर तेल को लेकर के बात हो रही है पाकिस्तान के कि तेल अमेरिका का कोई तेल का खजाना मिल गया उनको। अरे मैम, वो तो आप ही जब बताओगे कहाँ कौन सा खजाना मिला है। खजाना ये है मैम कि आशिम मुनीर, पाकिस्तान की हिस्ट्री देख सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है मैम, आपको पता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर आर्मी ऑफिसर है पूरे वर्ल्ड में। दुनिया की किसी भी आर्मी को देख लो, जितना पैसा पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के पास है, धरती में इतना पैसा किसी के पास नहीं है, किसी आर्मी ऑफिसर्स के पास। तो आशिम मुनीर खूब है। करप्शन मैम इस बार तो एक ऐसा कि पाकिस्तान अपनी आने वाली हिस्ट्री में हमेशा याद करेगा कि हमारे फील्ड मार्शल आए थे एक आशिम मुनीर, जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन दे दिए मैम। इनकी चल रही है न्यूक्लियर वेपन की डील, जो कई सालों के बाद, शायद 5-10 साल के बाद लोगों को पता चलेगा कि हमारी धरती में एक फील्ड मार्शल हुए थे और हमें पता ही नहीं, हमारे वेपन, सारे न्यूक्लियर वेपन अमेरिका से डील करके कहीं दूसरे देश पहुंच गए, किसी और को बेच दिए उन्होंने, किसी और को चले गए लेकर, हमारे न्यूक्लियर वेपन ही बेच दिए किसी ने। तो इससे बड़ा आप क्या दिखाओगे मैम? तो पाकिस्तान तो झुनझुना बजाता रहेगा। वो जो न्यूक्लियर वेपन्स की बार-बार धमकी, इधर धमकियां दी जाती हैं, वो बाद में ना पता चलेगा मैम कि आशिम मुनीर ने वो डील कर दी।
तो ये ट्रम्प के साथ मिलकर डील कर ले। मैम ये चाहे ट्रम्प के साथ हो चाहे CIA के साथ हो, मैम देखो ट्रम्प तो क्या होते हैं 5 इयर्स के लिए आते हैं, है ना, चाहे इससे पहले बाइडेन आए 5 साल के लिए, चाहे बराक ओबामा आए, एजेंसी हमेशा एजेंसी रहती है। तो पाकिस्तान और अमेरिका का गठजोड़ आप कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन के लिए हो रहा है, ये अमेरिका ने कहीं और डील करा दी पाकिस्तान की? नहीं मैम देखो, अमेरिका को खतरा है न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान के। खुद ही न्यूक्लियर वेपन दिए, खुद ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, लेकिन आज वो भस्मासुर हो गया। दिक्कत है ना पाकिस्तान से नहीं है, दिक्कत है आसपास के देशों से, तालिबान, अफगानिस्तान, कि कहीं ये वेपन इनके हाथ में ना लग जाए, इसलिए पाकिस्तान से छीन लो। कि अब छीनने से तो छीन नहीं सकता ना मैम, छीनने से तो छीन नहीं सकता, लेकिन कैसे बार बार उनको पहला फुसला कि उन वेपन। दिक्कत है अमेरिका को खुद की सेफ्टी पहले। अमेरिका दुनिया में वो देश है मैम जो पहले खुद आतंकवाद तैयार करता है, खुद मुजाहिदीन बनाता है और लास्ट में मिटाता भी उन्हीं को है। अगर आप बिन लादेन की हिस्ट्री देखो, बनाने वाला कौन था? अमेरिका था ना। दुनिया में मुजाहिदीन किसने तैयार करे? अमेरिका ने किए। IS किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया मैम। दुनिया के अंदर किसी भी तालिबान किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया ना मैम। आप हाफिज ले लो, मौलाना मसूद अजहर ले लो, सबको किसने तैयार किया? अमेरिका ने तैयार किया ना मैम। वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया उस कार्रवाई को कैसे देखें? मैम बिल्कुल अमेरिका की एक पॉलिसी है, अब दोनों का पैटर्न लगाना। बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिराई, बिल्कुल गिराई। किसको दिया? जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। सेम अभी वेनेजुएला में किसको मिला है? नोबेल पुरस्कार। आप दिमाग देख रहे हैं पैटर्न। लेकिन वो अभी तक उनको सत्ता नहीं सौंपी। देने उसी को है ना मैम, आज नहीं तो कल सत्ता सौंप देंगे मैम। अच्छा आप कह रहे हो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो अभी जो जिनको मिला है उनके हाथ में सत्ता, मारिया के हाथ में सत्ता जानी है उनकी, अमेरिका की। ऐसा नहीं है, वेनेजुएला तो अभी दिख रहा है मैम आपको। 1989 के अंदर कौन सा देश है मैम, मेरे दिमाग से उतर रहा है, बेलेना कोई देश है, जस्ट मेरे नाम से उतर गया। सेम अमेरिका ने क्या किया मैम, उनके राष्ट्रपति को भी कैप्चर किया, लास्ट में जेल डाला और वो जेल के अंदर खत्म हो गए। 2003 में इन्होंने क्या किया? सद्दाम हुसैन को उठाया, फांसी दी। 2022 में इन्होंने क्या किया? ये एक और प्रेसिडेंट को उठाया। वो तो इनका यही है मैम, और ये भी जेल चले जाएंगे, कभी बाहर आएंगे नहीं मैम। तो आप कह रहे हैं कि ये नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सत्ता सौंप रहे हैं, अमेरिका सौंप रहा है दुनिया को। ये मैम वो नोबेल पुरस्कार दुनिया के लिए है। अच्छा मैम, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ किया, पूरी दुनिया में किया मैम, पूरे वर्ल्ड में किया। मैं कहता हूँ शायद महात्मा गांधी जी चाहे कुछ भी हो, बोला एक अहिंसा की तो बात करी ना, माने जाते महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी माने जाते। उनको क्यों नहीं दिया नोबेल पुरस्कार में दुनिया के अंदर? ये बताइए ना मैम। ये शांति पुरस्कार ये दिखाना सिर्फ दुनिया को, ये सारे के सारे क्या हैं? ये CIA के एजेंट है मैम। तो ये ट्रम्प जो खुद शांति पुरस्कार लेना चाह रहे थे, नोबेल का शांति पुरस्कार, जो इस तरह की जो कार्रवाई की है जो उन्होंने वेनेजुएला में, ये इसका दुनिया भर में विरोध हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि रूस और चीन ने इसका विरोध किया है, और भी कई देश इस पर चुप हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका विरोध है एक तरह से। तो ट्रम्प के इस तरह के कार्रवाई, अमेरिका की कार्रवाई में मैं कहूँ कि ये तानाशाह वाला रवैया नहीं है इनका। मैम दुनिया का एक दस्तूर है मैम, ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए कि दुनिया में अगर सेफ रहना है तो ताकतवर बनो मैम। ताकतवर के लिए दुनिया में कोई लॉ नहीं लगते हैं मैम, उसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं लगता, कोई इंटरनेशनल कानून नहीं लगता, कोई मानव अधिकार नहीं लगता। अगर खुद को और अपने देश को बचाना है तो पहले एक चीज़ समझ लो, ताकतवर बनना है। ताकतवर कैसे बनोगे मैम? आपकी इकोनॉमी सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए मैम। तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था तो बन ही गए, बन रहे हैं, तभी तो डिस्टर्ब हो रहा है ना मैम। तो आप क्या कहना है कि जैसे जैसे हम पायदान पर ऊपर जाएंगे तो और दिक्कतें आएंगी? निंदा सब करेंगे, देखो क्या होता है, निंदा सब करेंगे, एक्शन कोई नहीं लेगा। हम भी करते हैं ना, 2 लोग पीट रहे होते हैं या 2 पीट रहे होते हैं, हम कहते हैं बहुत गलत हुआ तेरे साथ, लेकिन हम नहीं जाते बीच में। दुनिया में कुछ भी होगा निंदा सब करेंगे मैम, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। आपको स्टैंड लेते हुए, स्टैंड आपको खुद लेना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी सीख जाओ हम सबके लिए अच्छा है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।